जय हिंद साथियों, आप सभी को द स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री ऑनर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे और इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो बच्चों हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस में जेनरिक पेपर है, उनको यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के विकास पर एक निबंध लिखें। कंपनी के शासकों ने प्रारंभ में भारत में शिक्षा का विकास की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। कंपनी भारतीयों को शिक्षित करना अपना कर्तव्य नहीं मानते थे। ब्रिटिश शासन कभी भी भारत में शिक्षा के पक्ष में नहीं थे और कभी भी भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे ताकि अपना वो साम्राज्य चला सके। अगर भारतीय पढ़ लिख जाते, शिक्षित हो जाते, तब उनका शासन भारत पर अधिक दिनों तक नहीं चल पाता। इसीलिए ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। उस समय निजी संस्थाएं ज़्यादा थी और इस संस्थाओं के अनुदान पर चलती थी। उस समय जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं थी वो निजी संस्था थी और संस्था को अनुदान के माध्यम से चलाया जाता था। हिंदू और मुसलमान के लिए शिक्षण संस्थाओं में पंडित और मौलवी अधिकांशतः विद्यादान करते थे। इस समय के प्रारंभिक शिक्षा व्यवहारिक थी और उच्च शिक्षा दार्शनिक, साहित्य एवं धार्मिक थी। हमने मोटे तौर पर समझ लिया कि ब्रिटिश ने कभी भी भारत में शिक्षा व्यवस्था कायम नहीं करना चाहते थे। अब चलते हैं पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है शिक्षा का प्रारंभिक प्रयास। सरकारी तौर पर कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया, परंतु इस समय भी कुछ उदारवादी और विवेकशील अंग्रेज और ईसाई मिशनरी ने इस दिशा में प्रयास किया। कुछ अंग्रेज और ईसाई मिशनरी भारत आए और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने लगे। इनके साथ कुछ भारतीयों ने भी साथ दिया और शिक्षा का प्रयास के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रयासों से 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया और उसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद उसके सहयोगी सर विलियम जोन्स ने 1778 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया, जिसमें प्राचीन भारत इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया जाने लगा। पहला प्रयास वॉरेन हेस्टिंग्स और सर विलियम जोन्स ने दोनों मिलकर भारत में शिक्षा व्यवस्था को विकास करने के लिए अपना पहला कदम उठाया था। शिक्षा का दूसरी सराहनीय कदम बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया। दूसरा प्रयास जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में बनारस में किया, जहां पर संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। इसी प्रकार लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बंद कर दिया गया था। अंग्रेजी धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरी द्वारा
भी शिक्षा का प्रचार के लिए प्रयास किया, जिसमें केरी, टॉमस, मार्समैन, वार्ड जैसे धर्म प्रचारक ने कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में ईसाई धर्म एवं आलंग शिक्षा के लिए प्रयास किया। कुछ मिशनरी जो भारत में आए और कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में ईसाई धर्म और आलंग शिक्षा के लिए अपना प्रचार किया और प्रयास किया। 26 देसी भाषाओं में बाइबल के अनुवाद निकाला गया था। इसका प्रचार किया गया। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज नामक मिशनरी संस्था कायम की। उसके बाद डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति आया जो कि बाइबल का अनुवाद 26 देसी भाषाओं में किया और कलकत्ता में बिशप कॉलेज नामक एक मिशनरी संस्था कायम की। इस प्रकार राजा राममोहन राय, राजा राधाकांत देव, महाराजा तेजस चंद्र राय, राय बहादुर, जय नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भी शिक्षा का पर्याप्त प्रगति हुई। जय नारायण घोषाल के प्रयासों से वाराणसी में अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला, फारसी में शिक्षा के लिए स्कूल खोला गया। घोषाल अपने प्रयासों से वाराणसी में 4 भाषा का स्कूली शिक्षा खोला गया, जिसमें से अंग्रेजी था, हिंदी, बांग्ला और फारसी भाषा को जोड़ा गया। राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और सर स्टेन ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। दूसरा पॉइंट है कंपनी द्वारा शिक्षा के प्रचार का प्रयास। इस व्यक्तिगत और निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रयास से कंपनी के अधिकारी भी शिक्षा के महत्व को समझने लग गया। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए भारत के एक शिक्षित वर्ग को तैयार करना आवश्यक है, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हिमाती हो। इन सभी प्रयासों से ब्रिटिश कंपनी ने बहुत जल्द ही समझ गया कि भारत में एक शिक्षित वर्ग को तैयार करना है, जिसमें से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के हिमाती हो। फलस्वरूप 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अधिकारी ने इस बात पर बल देने लगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए। 1811 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो और कॉलब्रुक ने शिक्षा पर एक घोषणा निकाली, जिसमें भारत में शिक्षा की बुरी अवस्था पर दुखद प्रकट किया तथा इस अवस्था में सुधार लाने का उपाय सुझाए, लेकिन कंपनी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 ईस्वी में प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के संचालकों ने भारतीयों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व को ग्रहण किया। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया कि वह 1 लाख की राशि शिक्षा के कार्यों में खर्च करे। यह रकम साहित्य और पूर्ण उत्थान और उन्नति के लिए और भारत के अस्थायी विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह राशि था। अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में शिक्षा के आरंभ और उन्नति पर खर्च किया जाना था। जो 1 लाख रुपया था वो भारत के विद्वानों के प्रोत्साहन करने के लिए खर्च करना था और भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उसको खर्च करना था। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के माध्यम पर मतभेद। बहुत दिनों तक यह निश्चित ही नहीं किया जा सका कि
1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा स्वीकृत राशि को किस प्रकार की शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाए। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के समर्थकों का यह विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी ढंग की आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। मोटे तौर पर यह समझा जा सकता है कि शिक्षा में भी ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसका सीधा फायदा अंग्रेजों को हो। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा का विकास। गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को उसने अपना प्रसिद्ध पत्र काउंसिल के समक्ष पेश किया। उसने भारतीय भाषा के साहित्य के तीखी शब्दों में आलोचना की। उसने कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। उसने भारतीय भाषा को आलोचना किया और कभी भी इस पक्ष में नहीं था कि शिक्षा को हम भारतीय भाषा में दिया जाए। जितने भी शिक्षा व्यवस्था है उनकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए ताकि इसका सीधा फायदा हम सबको अंग्रेजों को मिल सके। वह वस्तुतः भारत में ब्राउन रंग के अंग्रेज का एक वर्ग बनाना चाहता था जिसमें कम खर्च पर कंपनी के निम्न पद पर बहाल किया जा सके। उसने इस बात पर पर्याप्त बल दिया कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारी और उसके करोड़ों लोगों के बीच जिस पर हम शासन करते हैं दुस्साहसित काम कर सके। भारत में उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि विचार आचरण और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड मैकाले ने जितनी भी अपनी योजना का नियम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में था और भारतीयों के खिलाफ में था। वह एक ऐसे वर्ग भारत में बनाना चाहते थे जो कि सीधा सीधा फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो। नेक्स्ट पॉइंट है 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच। शिक्षा के प्रचार का दूसरा महत्वपूर्ण चरण डलहौजी के शासनकाल से प्रारंभ होता है। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा का विकास की जांच करने की एक समिति की गठन का प्रावधान किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। वुड ने भारत में शिक्षा का एक वृहद योजना तैयार किया और इस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाने लगा। चार्ल्स वुड भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाने जाता है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। इस योजना में वुड ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो परंतु देसी भाषा को भी प्रोत्साहन किया जाए। ग्रामों में देसी भाषा के विकास के लिए प्राथमिक पाठशाला, उसके ऊपर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। नेक्स्ट है अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जाए। व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाए। नेक्स्ट है निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव की सरकारी अनुदान दी जाए। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रचार के लिए अलग विभाग की स्थापना की जाए। मुंबई,
कोलकाता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं, हाई स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ी। कुछ महिलाएं पाठशाला भी खुली एवं निजी संस्थाओं को अनुदान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हंटर कमीशन 1882-83। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित की गई, जिसका उद्देश्य 1854 के पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 अन्य सदस्य भी थे, जिनमें 8 भारतीय थे। आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए उपाय भी सुझाए थे। हंटर आयोग ने सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को धीरे धीरे हट जाना चाहिए। इसकी जगह पर सरकार को कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित कर देना चाहिए। कॉलेजों में अनेक ऐच्छिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा का व्यवस्था अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों से ली जाने वाली फीस तथा छात्रवृत्ति संबंधी नियम बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है स्कूलों में पाठ्य पुस्तकालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो, जिसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाए। नेक्स्ट है महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। हंटर कमीशन के माध्यम से महिलाएं शिक्षा पर विशेष बढ़ावा दिया गया। महिला शिक्षा के उत्थान पर बल दिया गया। स्थानीय भाषा का उपयोगी माना गया। व्यापारिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से बल दिया गया। स्कूलों में अच्छी पुस्तकालय एवं फर्नीचर की बात की गई। छात्रवृत्ति की बात कही गई, जो प्रभावी रूप से शिक्षा व्यवस्था को बदलाव के रूप में स्वीकार किया गया। धन्यवाद।